नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया। अभी उत्तर प्रदेश में सीएम का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और बरेली में धमकी भरे पोस्टर्स लग गए जिसमें लिखा था बीजेपी सत्ता में आ गई है, अब मुसलमान गांव खाली कर दें। ये अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिशें शुरू हो गई। बरेली से कुछ दूर एक गांव के घरों के बाहर ये पोस्टर चिपकाए गए जिसमें मुसलमानों को गांव छोड़कर जाने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद अब वैसा ही होगा जैसे अमेरिका में ट्रंप सरकार कर रही है। इन पोस्टर्स में संरक्षक के तौर पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लिख दिया गया। बरेली में पोस्टर सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने वालों को यह भी बताना होगा कि मुसलमान कहां जाएं। आजम खान चुनाव के पहले से लगातार कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों का भला नहीं होगा, और चुनाव के बाद उनका कहना है कि सत्ता बदलने के बाद मुसलमानों का दिल डर से बैठा जा रहा है। सवाल यह कि बीजेपी के सरकार में आने के साथ ही बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों को डराने की कोशिश क्यों शुरू हो गई? क्या ये इसलिए ताकि उनका वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल चलता रहे? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि यूपी में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश से फायदा किसका है, और क्या मुस्लिम तभी तक वोट बैंक हैं जब तक उनमें मोदी का डर बनाया जा सके? अब लोग बोल रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, जगह खाली कर दो, तो जगह तो बताना पड़ेगी कहाँ जाना है। तो ठीक है, हम तो हिजरत के हाँ, अब लोग बोल रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, जगह खाली कर दो, तो जगह तो बताना पड़ेगी कहाँ जाना है। तो ठीक है, हम तो हिजरत के माइग्रेशन हमारा ईमान है, तैयार है। ये जिया निकला गांव में कुछ मुस्लिम परिवार रह रहा है। वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू मिश्रित आबादी का क्षेत्र है, जहाँ पे ये कुछ घरों पे ये पोस्टर लगा हुआ था कि कुछ लोग को गांव छोड़ने के लिए, जिसको वहाँ से प्राप्त किया गया है और उस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, ये सारी चीज़ें उनकी अपनी दुकानें चलाने का काम है। यहाँ पर भारत का जो हिंदू और मुसलमान हैं वो सब लोग आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक अपने हकों के लिए, अपनी बात कहने के लिए हर समय स्वतंत्र है। ये हिंदुस्तान में हमेशा आज़ादी अल्पसंख्यक को रही है। इससे किसी भी पार्टी को आने से ये आज़ादी हमारी ख़त्म नहीं होगी। देखिए, जब जानकारी ऐसे निकलेगी तब हम पता चलेगा, लेकिन ऐसे कोई भी प्रकार की जो पोस्टर, ऐसी कोई भी प्रकार का काम जिससे समाज में विभाजन हो, जिससे समाज में किसी एक धर्म जाति के लोगों के बीच में भय का प्रकोप हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जांच चाहते हैं। ये जो चल रही है राजनीति, ये गंदी बात है। ये मुझे लगता है हारने वालों का काम है, जीतने वालों का काम है। हाँ, सामाजिक तत्व है। अब कुछ नहीं जमता तो ये कर लो, इससे नहीं होता। लोगों को विश्वास दिलाने से, प्यार दिलाने से, काम करने से लोग जुड़ जाते हैं। पहला सवाल, मोदी के नाम पर कब तक डराए जाएंगे मुस्लिम? दूसरा सवाल, क्या मुस्लिमों को डराकर पार्टियां बचाएंगी वोट बैंक? तीसरा सवाल, चुनाव में हारे इसलिए अब मुस्लिमों के डर के सहारे? और आज का चौथा सवाल, मुस्लिमों का बहाना लोकतंत्र पर निशाना। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ अशोक देव हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ नईम अब्बास हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, पिछले 1.5 दशक से बीएसपी के साथ जुड़े हैं और 2013 में दिल्ली में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। आज पहली बार इस कार्यक्रम में हमारे साथ आ रहे हैं। स्वागत है आपका नईम अब्बास। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। बरेली में हमारे संवाददाताओं के जरिए
जो जानकारी विशाल ने जुटाई है और पुलिस से बात करके, अधिकारियों से बात करके जो जानकारी जुटाई है वो विशाल हमसे पहले साझा करें। क्या जानकारी आपको मिली? ये पोस्टर किसने लगाए? नीचे लिखा है आदित्यनाथ जी के संरक्षण में पोस्टर लगाने वाले ने ये काम किया। देखिए रोहित जी, बरेली से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये जियाना गला गांव है जहां पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। हमें पता ये चला है कि आज से 4 से 5 दिन पहले वहां पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और होली से पहले की ये बात बताई जा रही है कि रात में करीब 12 बजे के बाद जब लोग अपने गाँव में सो गए थे, उसके बाद सुबह जब उठे तो देखा कि वहाँ पर एकाएक कई घरों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 31 तारीख तक, दिसंबर तक वो अपने इस गांव को खाली कर दे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 2500 आबादी वाला गांव है जहां पर 250 से 300 की संख्या में मुस्लिम रहते हैं। और जब सुबह लोगों ने इस पोस्टर्स को देखा तो अपने ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की और उसके बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस में इस पूरे मामले को रखा, जिसके बाद से कई घरों की दीवारों से इस तरह के पोस्टर्स हटाए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ घरों पर इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और इसके साथ ही गांव के जो कुछ लोग हैं जो फोटो स्टेट और इस तरह का काम करते हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई इसी के आधार पर की जाएगी। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं गांव का कई राउंड लगा चुके हैं और भारी संख्या में आप ये कह सकते हैं कि एहतियातन सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और अफवाह ना फैलाने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है बरेली में। तो फिलहाल जांच चल रही है। रोहित जी, कौन है वो व्यक्ति जिस तक पुलिस पहुंची है? कोई ऐसा आदमी है, कोई समूह है, कोई लोग हैं, या आदित्यनाथ से आपकी बात हुई कि उनके नाम से कोई अगर ये काम कर रहा है तो वो कौन है, उनकी जानकारी में है? देखिए रोहित जी, योगी आदित्यनाथ से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई और जब हमने उसके बाद बरेली में कुछ लोगों से बात की, बरेली के सांसद संतोष गंगवार के कुछ प्रतिनिधि से बातचीत की, उनसे बातचीत करके ये पता चला कि ये अब से कुछ दिन पहले की बात है और हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व हों जिन्होंने इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए हों। लेकिन अभी इस पूरे मामले की जाँच चल रही है, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे मामले की जाँच कर रही है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है इसके पीछे कौन लोग, क्योंकि कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर साजिश करने वाले वो कौन लोग हैं, कौन लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रोहित, ठीक है विशाल, वापस आएंगे, आप रहेगा हमारे साथ। अब 1.5 मिनट का समय शुरू हो रहा है हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों के लिए। आपको पता है कि 1.5 मिनट तक घड़ी चलती है, उसके बाद बजर बजता और अपने आप आवाज बंद हो जाती है। संबित पात्रा, अभी तो आप CM का नाम तय नहीं कर पाए, वहां पोस्टर लग गए कि मुसलमान छोड़ के भाग जाएं, ट्रंप की तरह होगा जैसे अमेरिका में हो रहा है। क्या वाकई ऐसी तैयारी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, उन्हीं लोगों का काम है जो थोड़े दिन पहले EVM मशीन के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे। इनका काम आरोप लगाने का है। देखिए, जीत का नहीं, ये हार का काम है। हार हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होती है और बौखलाहट में इस प्रकार के काम करती है और वहाँ कानून अपना काम कर रही है। एक याद मैं आपको दिलाऊं कि सोलन जिले हिमाचल प्रदेश में 1 मई 2014 को राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था। उस समय 2014 का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 22,000 मुसलमानों को मार दिया जाएगा और मोदी जी 22,000 मुसलमानों को मरवा देंगे। आपको याद होगा, तो इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने लिया था और इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भी राहुल गांधी जी को भेजा था कि ये किस प्रकार का अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ढाल बना के मुसलमानों के नाम प्रकार से अपनी राजनीति सेकने की कोशिश ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, खास करके आजम खान जैसे लोग करते हैं। आज उनका पर्दाफाश हो रहा है। आप डराने की कोशिश करते चले जाइए, ना हम डरेंगे, ना हम किसी को डरने देंगे। और हमारा जो लक्ष्य है विकास का, बहुमत से ज्यादा सर्वमत, बहुमत का काम समाप्त हो चुका है, अब सर्वमत, सबको लेकर साथ चलना है। यही प्रधानमंत्री जी का उस दिन 4 दिन पहले जब उन्होंने दिल्ली में हम सबको अभिभाषित किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि जो इलेक्शन का प्रोसेस था, किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया, ये सब भूल जाना है। अब विषय है कि सबको लेकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति का हो, सबको लेकर आगे बढ़ना है विकास के पथ पर। ठीक है अशोक देव, आजम खान ये किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमानों के दिल डर से भरे हुए हैं इस समय? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये जो चुनाव हुआ है उस जनादेश का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है और जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसके लिए उसको बधाई देती है।
और इस बात की भी बधाई देती है कि किस तरह से अबोध जनता को, सीधे साधे जनता को इन्होंने बहकाने का काम किया, सपने बेचने का काम किया, झूठे वादे करने का काम किया, धर्म के नकारात्मक प्रभाव को राजनीति में कैसे सम्मिलित किए, इस सब चीज़ के लिए इनको मैं बधाई देता हूँ। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं इस मुद्दे पे कि अविश्वास की बात। देखिए, अविश्वास बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार बने कितने दिन हुआ, अभी बनी भी नहीं है, मुख्यमंत्री के शपथ भी नहीं हुए, केवल भारतीय जनता पार्टी जीती है, मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन अविश्वास आ गया जनता के बीच में। किस बात का? जनता ही कह रही है, ईवीएम पर क्वेश्चन जो उठाई है जनता ने कहा, जनता ही कह रही है कि हमें कुछ विशेष समुदाय को इनसे डर है। देखिए, ये डर ऐसे नहीं है। समाजवादी पार्टी के अतीत में जाइए तो सांप्रदायिकता के दृष्टि से इनका जो है अतीत मटमैला है। आपको याद होगा कि इनके जो सिटी रवि जो विधायक हैं बीजेपी के कर्नाटका के एमएलए, इन्होंने क्या कहा था कि भारत में दंगा रोकना है तो गोधरा कांड का मॉडल लागू करना चाहिए। बीएचपी के तोगड़िया साहब ने कहा था कि अगर ये समुदाय मुस्लिम लोग मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए हैं तो गोधरा याद रखना चाहिए। आप बताइए, ये तो खुद डरवाते रहते हैं। गोवा के मंत्री दिलीप जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। तो ये काम ये तो खुद कर रहे हैं और ये विशेष समुदाय को डराने काम कर रहे हैं। इसका जवाब ये खुद दे। समय हो गया सर, समय पूरा हो गया, वापस आता हूं। बीएसपी के जो नईम अब्बास साहब हमारे साथ हैं। नईम अब्बास, आजम खान सारे मुसलमानों का दिल जानते हैं क्या अच्छे से? अगर जानते हैं तो फिर आजम खान के हिसाब से वोट भी दे दिया होता सारे मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के। अगर उनके हिसाब से नहीं दिया, इससे तो एक बात साफ है कि आजम खान मुसलमानों का दिल नहीं पढ़ पाते और ना ही वो सारे मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये आजम खान का जो खौफ है वो उनकी आंखों में पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, हमें समझ से बाहर है। क्योंकि उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई है जब वो लेने गए थे अपना सर्टिफिकेट जीत का, और उनको जो है बाहर रोक दिया डीएम आवास पे, पहले ही बाहर रोक दिया गया और उनको फिर पैदल चल के वहाँ जाना पड़ा। तो हो सकता है उनको किसी चीज़ की खटास हो या कुछ हो, वो उनकी अपनी निजी राय है, लेकिन मुसलमानों को किसी वजह से डर नहीं है। देखिए, हम तो इस बात को एक ही चीज़ कहते हैं कि एक शेर से मैं इस बात की शुरुआत करता हूँ कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही है, और लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। और जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ा ही है, और सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा हक है यहाँ पे रहने का और हम हक के साथ रहेंगे। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के एसपी साहब ने जो बोला कि हमने उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है, उसकी हम वो पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और जांच होनी चाहिए। यहाँ जैसे बीजेपी ने अपना नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए उनकी निगाह में। अगर नहीं कर पाए तो जैसे दिल्ली में इनका हश्र हुआ ना, 3 सीटों पे बिखरे हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा। तो इनको तो देखना चाहिए। अब इन्हें पूरी प्रचंड बहुमत मिला है और इनको हर जिम्मेदारी इनके ऊपर है, सर्व समाज के लोगों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इन्हें बड़ा सोच समझ के किसी भी चीज का डिसीजन लेना चाहिए। मेरा तो ये 1.5 मिनट पूरा हो गया नईम अब्बास आपका। राकेश सिन्हा, जो बात नईम अब्बास को समझ में आती है कि किसी एक का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, ये बात आजम खान को समझ में क्यों नहीं आती? क्या वो इस बात को पचा पाने में नाकाम है कि अब चुनाव का नतीजा आ चुका है, अब डरा के पोलराइजेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है? देखिए, एक बात मैं कह दूं, पहले तो जिन लोगों ने भी पोस्टर लगाया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने में हर समुदाय के लोगों का, चाहे भाषा, संप्रदाय, धर्म, लिंग कुछ भी हो, उसे रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए इस तरह के पोस्टर लगाने वाले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कुछ इस देश में पिछले 60-70 साल से, बल्कि मैं कहूँ औपनिवेशिक काल से, अंग्रेजों के समय से एक राजनीति रही है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक कृत्रिम प्रतिद्वंदिता चलाओ, हिंदू गरीबी मुस्लिम गरीबी, हिंदू बेरोजगारी मुस्लिम बेरोजगारी। इसी तर्ज पर कांग्रेस शासनकाल और उनके साथ के जो पार्टियां हैं राजनीति करती रही हैं, और ये मिसट्रस्ट पैदा करके, षड्यंत्र सिद्धांत लागू करके कि तुम्हें हिंदुओं से खतरा है, बाद में आरएसएस से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो खतरा है। जब इस खतरे को वो समेट नहीं पाया, चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो अब उससे साबित करने के लिए शायद ऐसे लोगों का ही षड्यंत्र है कि दोनों के बीच वे अपने सिद्धांतों को साबित करना चाहते हैं। और आजम खान जैसे लोग जो नाहिदा से डर रहे हैं, एक मासूम पर फतवा जारी करवा रहे हैं, उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो किसके अधिकार की बात कर रहे हैं? नाहिदा को तो किसी हिंदू ने नहीं डराया,
नाहिदा पर तो कोई पोस्टर नहीं जारी हुआ, उस पर 46 फतवे आ गए। आज नाहिदा को समर्थन की जरूरत है। ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स पर तो पुलिस कब्जा कर लेगी, ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। आज आजम खान में अगर कुब्बत है तो नाहिदा के समर्थन में बयान दे, नाहिदा के पक्ष में खड़े हो जाएं, तब मैं समझूंगा। सर समय हो गया, 1.5 मिनट हो गए, अब हम घड़ी हटा रहे हैं। अशोक देव, आजम खान किस आधार पर ये कहते हैं कि मुसलमानों का दिल डर से भरा हुआ है? कहां से उनको ये जानकारियां आती हैं? रोहित जी, आपको याद होगा कि पीछे जितनी भी सभाएं या मीटिंग हुई है, अतीत देखिए भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा एक विशेष वर्ग को डराने काम किया गया है। उस बात को देख करके अभी आप देखे होंगे कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के सुरक्षा कर्मियों को बाराबंकी के दरगाह में भेजा गया, इनपुट जो है सेंट्रल एजेंसी दिया गया, तो ये दरगाह में वो डर गए कि दरगाह में एजेंसियां क्यों आ रही हैं। सर, डीएम को कौन धमका रहा था, आपने देखा? आपको याद होगा कि अहमदाबाद में बली गुजराती डीएम को धमका कौन रहा था, आपने देखा वो वीडियो? मेरी बात तो सुनिए, मैं मंगवा के दिखाऊं आपको। रोहित जी, डीएम को ये कौन कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ तबादला इसलिए करवाया था कि हमको पैदल चलवाओ? के डरे हुए हैं इनकी, वो डर था आजम खान का, वो डर बोल रहा था आजम खान का। डरे हुए हैं, पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह तो रहा हूं। आप ये बताइए, हरदोई में सीईओ को कौन? पहले आजम खान के सवाल का जवाब तो दीजिए। आजम खान के सवाल को आप लोग स्किप क्यों कर देना चाहते हैं? धमकी दे रहे थे, वो याद नहीं, निकल क्यों जाना चाहते हैं? आप जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप लोग खुद आजम खान से इतना डरते हैं कि उनके सवाल पे सफाई तक नहीं दे पाते। आप जो है महिला दरोगा को सर, आजम खान डीएम को क्या कह रहे थे? ये उनका डर बोल रहा था डीएम के सामने। अच्छी बात है, यही लॉ एंड ऑर्डर है। सर, आजम खान के सामने, आजम खान डीएम के सामने डर के मारे बोल रहे थे क्या? की सुरक्षा के लिए इन्होंने यही कहा था। आपको शायद सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं आजम खान का नाम ले रहा हूं। नहीं बोल रहे थे, उनको याद दिला रहे थे। क्या याद दिला रहे थे? क्या याद दिला रहे थे? नहीं बोल रहे थे, लेकिन आपको मैं आपको गंदगी क्या याद दिला रहे थे कि जो गंदगी वहां, सर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो वहां के विधायक हैं, फिर से जीते हैं। शर्मिंदगा तो उनको होना चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी गंदगी है। वो डीएम को क्या लताड़ रहे थे वहां पर? तो और ये क्या कहना हुआ कि मुझे उतार के क्यों चला रहे हो? करके आए तो गंदगी आपको सफाई कराना चाहिए था, नहीं सफाई कराना चाहिए था। ये तो बात आपको याद आ गई, लेकिन एक महिला दरोगा पीटी जाती है, बीजेपी के विधायक पीटते हैं। ये आजम खान का मोदी से डर बोल रहा था। एक सीईओ को जो है विधायक जो है धमकी देते हैं। सारे मुसलमानों का दिल डर से भरा हुआ है, लेकिन आजम खान का नहीं है। वो अफसर को धमका लेते हैं अब भी, ये बताते हुए कि हमारी सरकार अभी गई नहीं है, अभी चुनाव का नतीजा आया केवल। सारे मुसलमान डरते हैं, आजम खान नहीं डरते। क्या हुआ अशोक जी? आजम खान का नाम ले रहा हूं तो सुनाई देना बंद हो गया क्या आपको? रोहित जी पूरी बात हमारी सुनते नहीं है, बीच में आप काट देते हैं। सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। कि जिस तरह से बाराबंकी के, मैं कह रहा हूं सारे मुसलमान अगर बीजेपी की सरकार आने से डरते हैं, क्या आजम खान नहीं डरते? अरे मेरी बात, क्यों डरते हैं बता तो रहा हूं मैं, सुन तो लीजिए। क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसी जिस तरह के दरगाह में इनपुट दे रहे हैं, वैसे ही दरगाह जो अहमदाबाद में था उसको जो है 2002 में तोड़ दिया गया, पक्की सड़क बना दी गई। फयाज साहब का जो बड़ोदरा में दरगाह था उसको तोड़ दिया गया, भगवा झंडा फहरा दिया गया। यही डर है सर। आजम खान की पसंद की सड़क बनाने के लिए रामपुर में क्या क्या तोड़ने की बातें हुई, आपको मैं याद दिलाऊं क्या? मैं याद दिलाऊं? नहीं तो इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए थोड़ा सा, अभी पता लग जाएगा। पूरी की पूरी कॉलोनी हटाने की बात हो गई थी सर, आप कहां बात कर रहे हैं? एकता की बात कर रहे थे, अब आपको दरगाह याद आ गई? एकता की बात कर रहे थे राकेश जी, यही हिंदू मुस्लिम एकता है, यही हिंदू मुस्लिम एकता है। सर, मेरा सवाल आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं आप मेरे सवाल का। नहीं अब्बास, संबित बोलना चाहते हैं, उसके पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं अब्बास, सारे मुसलमान अगर मोदी से डरते हैं, आजम खान नहीं डरते क्या? जी, तो आजम खान भी डरते होंगे। अगर आजम खान भी डरते हैं तो वो डीएम को धमका कैसे रहते? आजम खान जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, देखिए बड़ा निराशाजनक बयान है आजम खान जी का। उन्हें ये खुद कह रहे हैं कि जी हमें बता दिए, हमें जगह बता दीजिए कहाँ जाना है, हम क्यों चले जाएं कहीं, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमें फ़क्र है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे जीने का अधिकार यहाँ पे है और हम पूरी सुरक्षा से यहाँ रहते हैं और हमें पूरा गर्व है कि हम क्या नाम हिंदुस्तानी हैं। तो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो क्यों डर रहे हैं और ये डराने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज को, वो जानते हैं, हमें इस बारे में बोलना नहीं है, वो उनकी निजी राय है। लेकिन मुसलमान कोई नहीं डर रहा है, हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें फ़क्र है हिंदुस्तानी होने पर। संबित पात्रा, अगर सारे मुसलमान डरते हैं, आजम खान क्यों नहीं डरते? और अगर आजम खान नहीं डरते हैं तो क्या ये नहीं समझा जाए
कि आजम खान ही कहीं ना कहीं तमाम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण अब भी जारी रखना चाहते हैं। देखिए, आप सच बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब हमारे प्रिय मित्र अशोक जी बोल रहे थे, आज हम लोगों को हम्बल रहने की आवश्यकता है, खास करके जिनकी जीत हुई है, और मैं उनकी परेशानी समझता हूं। मैं इसलिए मुस्कुराता रहा था कि मैं बताऊं, ये अब 2019 की कहानी नहीं है। अब ये 2024 में भी नहीं जीतने वाले हैं। इसलिए नहीं जीतने वाले हैं कि अरे अभी तो जुमा 4 दिन हुआ है हारे हुए। आप क्यों हारे उसका भी आप लोग विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आप वही राग हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, यही राग आलापे हो गए। आप लोग सुधर ही नहीं सकते हैं। पात्रा जी, सर ठीक है सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक बात जानते हैं अच्छे से, आपने बोला, आप 2 मिनट मैं बोल देता हूं। आप एक बात अच्छे से जानते हैं, ध्रुवीकरण के आरोप आपको पहले भी लगते रहे, और ऐसी स्थिति में अगर पोस्टर लगते हैं, जब आप मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाए, शहरों में पोस्टर लग रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता आपके ऊपर दबाव ज्यादा है इस चीज का कि इस पे फौरन से पहले कार्रवाई हो? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, आजम खान जैसे लोग और कुछ शरारती तत्व अगर ऐसे पोस्टर लगाए, तो हम लोगों को तो पहले टीवी डिबेट में मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। हमको इसको एक पार्टी का विषय नहीं बना के कुछ शरारती तत्वों को तुरंत आड़े हाथ लेकर इन पोस्टरों को उतारा भी जा रहा है, और डीएम ने जवाब भी दिया है। मगर जो ब्रॉडर नरेशन आपका है, जो बिगर कैनवस डिस्कशन आपका है कि क्या मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से डरता है, मैं उस पर बोल रहा हूं कि आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आपको खुल के बताऊं मैं, हमारे क्यों 300 से अधिक क्यों सीटें आई हैं। इसलिए आई है कि वहां पर एक नैरेटिव बना कि ये जो प्रीवियस सरकारें थी और ये जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, ये केवल एक ही समुदाय की बात कर रहे थे। जबकि हम कह रहे थे अरे मुसलमानों का भी डेवलपमेंट करो, हिंदू का भी डेवलपमेंट करो। ये तुष्टीकरण से अभी भी ये उभर नहीं पा रहे हैं। और एक बड़ी बात देखिए रोहित जी, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है 300 से अधिक सीट बीजेपी को मिली, तो क्या मुसलमानों ने वोट नहीं किया होगा हमें? और क्यों किया यह भी समझ लीजिए। मुसलमान महिलाओं को इन लोगों ने एक पैट्रियार्कियल माइंडसेट में बंद करके रखा है कि हम मुसलमानों में भी 50% जो महिलाएं हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे। उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार होने दो, हमारा क्या, हमको तो वोट बैंक से मतलब है। अरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं और किसी भी धर्म की महिला हो सकती है, हिंदू हो सकती है, मुसलमान हो सकती है। अगर उस पर अत्याचार हो रहा हो, राजनेताओं को डर लग रहा है कि कहीं उनकी वोट बैंक न सरक जाए, तो धिक्कार है ऐसी राजनीति पे। और जो लोग ऐसी राजनीति 21वीं शताब्दी में करेंगे, उन लोगों का ऐसा ही हश्र होगा जो इस बार हुआ है। नहीं, मैं बस आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर राकेश सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। संबित जी से बोलना चाह रहा हूं। पहले तो उन्हें मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि उनकी पार्टी जीती है, प्रचंड बहुमत से जीती है। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सर संबित जी, इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आपके जितने नेता हैं उनका बयान जो आता है बड़ा गलत आता है। साक्षी महाराज जी का बयान आया कि मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, उनको बल्कि दाह संस्कार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है, बहुत गलत आता है। फिर सुरेश राणा जी कहते हैं देवबंद में कर्फ्यू लग जाएगा अगर मैं जीत जाऊंगा। संगीत सोम जी बहुत उल्टे सीधे बयान देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी गलत बयान देते हैं। तो आपको उनकी घोर निंदा करनी चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि अब हम सर्व समाज के लोगों के लिए हैं। आप बीजेपी अकेली नहीं है इसमें, अब सर्व समाज के लोगों के लिए आपको काम करना चाहिए। और इसी वजह से जो उंगलियां उठ रही हैं, इसी वजह से आप पे उठ रही हैं। और मैं फिर आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के भी गुजारिश कर रहा हूं कि सर, अगर आप जो वादे जनता के बीच में आप लेके गए हैं सर्व समाज के लिए, सर्व समाज को काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास, अगर आप नहीं कर पाए तो दिल्ली में जो आपको 2014 में 3 सीटों पे सिमटे थे आप, यहाँ पे 3 भी नहीं बचेंगी आपकी। आपको मेरा ये छोटा भाई हूँ, आपका सजेशन दे रहा हूँ आपको इस चीज का। और हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बूथ लेवल पर जाकर अपने एक बंदे से मिलके जो भी अपनी कमी है उसको पूरी करेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, हम तो अपनी ताकत झोंक देंगे पूरी एक बूथ पर जाकर। सर, आप चुनावी प्लान अपनी पार्टी मीटिंग में 10 सेकंड का जवाब दे सकता हूँ रोहित जी। चुनावी प्लान पार्टी मीटिंग में डिस्कस कीजिएगा। सर, फिलहाल तो स्थिति यह है कि सरकार अभी बनी नहीं है और पोस्टर लग गए हैं। मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं कर पाई है पार्टी, और बरेली के पास एक गांव में पोस्टर लग गए कि मुसलमानों को गांव छोड़ के चले जाना चाहिए। ठीक वैसा ही होगा जैसा ट्रंप की सरकार में अमेरिका में हो रहा है। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? क्या ये साजिश है, या फिर वाकई कुछ लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो इस हद तक उतर आए हैं? अगर ऐसा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?